कि हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड मुख्तलिफ पहलुओं से आज़ादी जब से मौजूद है, जैसे जो क्रिमिनल लॉ है, क्रिमिनल लॉ चोरी हो, डाका हो, जुल्म हो, उसमें सब शहरियों के लिए एक ही कानून है। यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड पहले से मौजूद है। और जो बिजनेस है, परचेज है, सेल्स है, लीज है, ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड है, इन सब के लेने देने के लिए जो कोड है, लॉ है, वो सिविल कोड सबके लिए एक साथ पहले से मौजूद है। ये जो झूठ फैलाया जा रहा है कि एक कम्युनिटी के लिए एक कानून है, दूसरी कम्युनिटी के लिए दूसरा कानून है, देश में एक ही कानून है जो क्रिमिनल कोड के लिए, और एक ही कानून है जो तमाम जिंदगी के उसूलों के लिए। बात सिर्फ ये है कि फैमिली लॉस, जो खानदानी जिंदगी है जिसमें शादी ब्याह तलाक वगैरह आता है, उसमें हर कम्युनिटी को अपने मजहब के हिसाब से, अपने कस्टम्स के हिसाब से शादी ब्याह करने की इजाजत है। वो पर्सनल लॉस है। तो ये एक झूठ फैलाया गया और ये बात बताई जा रही है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो नेशनल इंटीग्रेशन होगा। ये नेशनल इंटीग्रेशन नहीं है। जब कोई फोर्स किया जाता है तो डिसइंटीग्रेशन होता है। इसलिए हम हुकूमत को यह बात बताना चाहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड फैमिली लॉस में लाकर ये इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन की बात नहीं है, ये डिसइंटीग्रेशन की तरफ मुल्क को ले जा रहे हैं। दूसरी बात ये बताई जाती कि इसके जरिए से जेंडर जस्टिस होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, जेंडर जस्टिस होगा। देखिए, मुल्क में फंडामेंटल राइट्स हैं। ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है। जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट की बात होगी तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल पर फंडामेंटल राइट्स की अहमियत ज्यादा होगी। तो मजहब पर अमल करने की आजादी ये फंडामेंटल राइट है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाकर पूरी कोशिश की जा रही है कि मुसलमान इस मुल्क में शरीयत पर अमल न करें। ऐसी कानूनी अड़चन पैदा की जाए कि मुसलमानों को उनकी अपनी शरीयत पर अमल करने के दरवाजे बंद कर दिए जाए। यह यूनिफॉर्म सिविल कोड है जो फैमिली लॉस में लाना है। तो यह कहां का जेंडर जस्टिस है? यह जेंडर जस्टिस की बात नहीं है। जेंडर जस्टिस की कोई बात हो तो हम उस पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तीसरी बात यह बताई जा रही है जो आसाम के सिलसिले में है कि इसके जरिए से जो चिल्ड्रंस की, जो बच्चे हैं, बच्चों की शादी की रोकथाम, सिंपल लॉ लाया जा सकता है उसमें कि बच्चों के लिए शादी की उम्र होगी। लेकिन वो जो आसाम में मैरिज एंड डाइवर्स का 1935 से जो एक्ट है, उस एक्ट को रिपील कर दिया गया और कहा गया है कि अब स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का अमल करो। अब 1954 पे अमल करने का मतलब है कि शादी के लिए डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर अब जिम्मेदार होगा। 30 दिन पहले जाके नोटिस देना होगा और वो लोगों के जो निकाह तलाक के जो मजहबी काम है अब वो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर करेगा। क्या तुक है? ये कौन सा कानून है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये फैमिलीज को डिस्टर्ब करना, फैमिली सिस्टम को खत्म करने की एक कोशिश है जो इस कानून को खत्म, क्योंकि कोई अल्टरनेटिव दिया गया। उत्तराखंड में तो कानून लाया गया, जबकि ये यूसीसी सिर्फ मुसलमानों को नहीं, हमारा समझना है कि ये उत्तराखंड में भी जो यूसीसी की बात है वो यूसीसी है नहीं, झूठ है, क्योंकि उसमें ट्राइबल्स को अलग कर दिया। अगर कोई चीज यूनिफॉर्म है तो सबके लिए होना चाहिए।
फिर जब अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली की बात है तो उसको एग्जम्प्ट कर दिया। हमारे मुल्क में अलग अलग कस्टम है, उसको एग्जम्प्ट कर दिए। जैसे हरियाणा में अगर यह बात हो जाए कि कोई मामू अपनी भांजी से शादी कर सकता है, करेगा, तो वहां जंग हो जाएगी। लेकिन यही मुल्क में, आंध्र प्रदेश में, एक मामू अपनी भांजी के साथ शादी कर सकता है और पूरे मजहबी रस्म और रिवाज के मुताबिक शादी होगी। अब क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा? तो मेरा ख्याल यह है कि ये जो हुकूमत उत्तराखंड की हो या आसाम की हो, इनके सामने फैमिली लॉस को खत्म करके एक कोई दूसरा लॉ लाना नहीं है, सिर्फ जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको हरेस किया जाए। ये जो बातें, उसमें जो लिव इन रिलेशनशिप वगैरह की बात भी है वगैरह, उससे ऐसा लग रहा है कि फैमिली सिस्टम को खत्म किया जाए। फैमिली सिस्टम को खत्म करने के बाद क्या बचता है? इलीगल, और समाज में प्रोस्टिट्यूशन को आगे बढ़ा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की ये बातें मुसलमानों के लिए नहीं, सारे देश के लिए नुकसानदायक है। इसलिए हम इसकी सख्त मुखालिफत करते हैं और इसको वापस लेने का मुतालबा करते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसमें यह बात है कि लोगों को समझाया जाएगा, बातचीत की जाएगी, मशवरा किया जाएगा और उनकी आमादगी से इस्लाहत लाई जाएगी। यह बात है, ये फोर्सफुल नहीं है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल की कोई बात कोर्ट ऑफ लॉ से एनफोर्स नहीं की जा सकती है। यह बात कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। उसके बावजूद हुकूमतें ऐसा कर रही, जबकि हुकूमत के सामने डिमांड है। जैसे यहां आया, हमारा डिमांड यह है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 का, उसको लागू करो। इसमें पीछे फार्मर्स अपनी कुछ डिमांड कर रहे हैं, उसमें पीछे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में सबसे अहम बात यह है कि शराब पर पाबंदी लगाओ, उस पर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में यह बात है कि दौलत चंद हाथों में ना आए, दौलत को, हुकूमत की, मुल्क की दौलत को सारे लोगों में उनके लाइवलीहुड के लिए उनको तकसीम करने पर खामोशाजी हो, उस पर खामोश। ना शराब पर पाबंदी है, ना ही दौलत की मसावी तकसीम पर है। अब जो बातें आई कि राज्यसभा में, पार्लियामेंट में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उसमें कितने क्रिमिनल्स हैं। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जरूरत है, फार्मर्स लॉस में रिफॉर्म्स की जरूरत है, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को नाफिज करने की जरूरत है, करप्शन को खत्म करने के लिए कानून साजी की जरूरत है, जिसका डिमांड पूरा समाज कर रहा है। उसको छोड़कर फैमिली लॉस के पीछे पड़ जाना, ये कौन सी दानिशमंदी है? ये कौन से मुल्क का मफाद है? ये मुल्क से दोस्ती है या समाज से दुश्मनी है? तो ये जो कुछ यूनिफॉर्म सिविल कोड पे हो रहा है, हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं और हुकूमत से डिमांड करते हैं कि ये जो वक्त का जिया कर रहे हैं, ये कानून मुल्क को डिसइंटीग्रेशन की तरफ, ये कानून मुल्क में लॉलेसनेस की तरफ, ये कानून मुल्क में इलीगल और प्रोस्टिट्यूशन की तरफ ले जाए। इसलिए यह बहुत नापसंदीदा है। इसको सख्त, जल्द से जल्द रोकना चाहिए और हम इसको रोकने की पब्लिक अवेयरनेस भी, सोशल अवेयरनेस भी, पॉलिटिकल अवेयरनेस भी, लीगल फाइट भी, इन सब को करने की कोशिश करें।